फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने शरण एग्रो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे BHD 143 हिंदी को लेंगे और जो आपका प्रेमचंद का है। ठीक है, तो ये ब्लॉक 1 है। ब्लॉक 1 में हमने ऑलरेडी यूनिट 1 जो है, ब्लॉक 1 यानी प्रेमचंद का साहित्य 1 और ब्लॉक 2 जो है प्रेमचंद का साहित्य 2। यहाँ पे 2 ब्लॉक आपके पास हैं। ठीक है, तो इसमें ब्लॉक 1 चल रहा है और ब्लॉक 1 में ऑलरेडी जो है यूनिट 1 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज उसे वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, आज यहाँ पर हम लेंगे यूनिट 2, 3 एंड 4 एक साथ में एक वीडियो में, क्योंकि इसमें सेवा सदन के बारे में आप पढ़ेंगे। सेवा सदन और जिसका कथानक और अंतर्वस्तु। ठीक है, सेवा सदन में कथानक और अंतर्वस्तु पढ़ेंगे, फिर उसी का परिवेश और संरचना शिल्प देखेंगे और सेवा सदन के चरित्र जो है उनके बारे में। यानी कि ये 3 यूनिट जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन 100% आएंगे, 2 क्वेश्चन तो 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें कर्वला के अंतर्वस्तु मूल्यांकन देख लेंगे और तीसरे वीडियो में साहित्य का उद्देश्य 6 एंड 7 यूनिट को एक साथ में ले लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ब्लॉक 1 में आपके 4 वीडियो हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज यहाँ पे हमको सेकंड यूनिट देखना है। ठीक है, और सेकंड यूनिट जो है वो हमारी है सेवा सदन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और फर्स्ट यूनिट भी हमने आपको पढ़ाया और साथ में यदि आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का। ठीक है, यूनिट 2 सेवा सदन का कथानक और अंतर्वस्तु देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये देखते हैं कि सेवा सदन के कथानक की विशेषताएं क्या है। अंतर्वस्तु, अंतर्वस्तु के अंतर्गत मतलब होता है कि सेवा सदन के माध्यम से जो कहानीकार है, शायद ये उपन्यास है मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, वो उसके माध्यम से क्या कहना चाह रहा है लेखक। तो सेवा सदन में स्त्री की समस्या को उन्होंने उठाया है, विवाह संस्था के बारे में प्रेमचंद जी ने बताया है। ठीक है ना, तो ये अंतर्वस्त के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये उपन्यास है इनका सेवा सदन। ठीक है, ओके राइट। चलिए तो देखिए, सेवा सदन है क्या, सेवा सदन की कथा क्या है। ठीक है ना, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो जैसे सेवा सदन उपन्यास का जो प्रकाशन है 1918 में हुआ था। ठीक है, और इसे प्रेमचंद पहले 1916 में, क्योंकि हमने फर्स्ट यूनिट में आपको बताया था कि इन्होंने स्टार्टिंग जो है उर्दू लेखन से किया था, फिर बाद में ये हिंदी लेखन में आए थे। इन्होंने बहुत सारी कहानियां और नॉवेल जो है, उपन्यास जो है उर्दू में लिखा था, बाद में इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। इसी तरह से सेवा सदन को उन्होंने उर्दू में बाजार ए हुस्न नाम से लिखा था। ठीक है, जो कि 1916 में, फिर बाद में 1918 में 2 साल बाद इसका हिंदी वर्जन ये लेके आए, यानी ट्रांसलेट करके इसको लिखा, और जिसका नाम इन्होंने क्या लिखा रखा, सेवा सदन रखा। तो स्त्री जीवन के दुखों और संघर्षों का चित्रण जो है सेवा सदन में देखने को मिलता है, और ये इसकी विशेषता है इस उपन्यास की। ठीक है ना, तो स्त्री के जीवन में कौन कौन से दुख होते हैं, क्या क्या उसको संघर्ष करने पड़ते हैं, सेवा सदन के माध्यम से उन्होंने बताया। इसे प्रेमचंद का पहला यथार्थवादी उपन्यास भी माना जाता है। अब ये यथार्थवादी क्या है, तो जो यथार्थवादी का मतलब होता है जो उस समय प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो, यानी कि जो रियल में होता है। तो जो एक रियल में सही के अपनी लाइफ में स्त्रियों के जीवन में जो स्त्रियों के साथ होता था, उनका जीवन जिस तरह से होता था, उसको उन्होंने उपन्यास के माध्यम से पूरा उकेरित कर दिया, यानी कि संदर्भित कर दिया, प्रकाशित किया, या झलक दिखाई कि किस तरह से स्त्रियां अपना जीवन जीती थी। ठीक है, प्रेमचंद यहाँ भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति को बहुविध चित्रण करते हैं। वे परिवार, समाज, बाजार और राजनीति में स्त्रियों की प्रचलित छवि का भी चित्रण करते हैं। चित्रण का मतलब लिखते हैं, उसमें बताते हैं। ठीक है ना, कि परिवार, समाज और बाजार में, बाहर राजनीति वगैरह में स्त्रियों की क्या भूमिका है, किस नजर से उनको देखा जाता है। सुमन, भोली और सुभद्रा जैसे प्रमुख तथा गंगाजली, शांता और जानवी जैसे गौड़ पात्रों से स्त्रियों के विविध रूप दर्शाने का प्रयास किया। तो कुछ गौड़ यानी कि ऐसे पात्र जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उनके माध्यम से उन्होंने कुछ ऐसी चीजें इसमें दिखाई हैं, लिख के बताया है। अब यहाँ पे आदि क्या है, ठीक है, तो आदि यानी स्टार्टिंग, एक सेवा सदन जो उपन्यास है उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। ठीक है, तो उपन्यास जो है वो पुलिस के दरोगा कृष्णचंद्र के वर्णन से प्रारंभ होता है।
जो अपने विभाग के सम्मानित और ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। तो पुलिस विभाग में कृष्णचंद्र है जो ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति जाने जाते हैं। वे दूसरे पुलिस अधिकारियों की तरह घूस नहीं लेते यानी रिश्वत नहीं लेते हैं और सरकार से मिलने वाले वेतन से ही अपना जीवन यापन करते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां सुमन और शांता हैं। और जब सुमन विवाह योग्य हो गई यानी शादी के योग्य हो गई तो कृष्णचंद्र के सामने समस्या आई, क्योंकि विडंबना एक समाज की है, वो है ड्योरी यानी दहेज की समस्या। तो वो इसी उपापोह में थे, इस उलझन में थे कि किस तरह से व्यवस्था की जाए उस दहेज की। दहेज का मतलब पैसे और जो भी सामान देना होता है। इधर उनके क्षेत्र में एक बड़ा महंत और जागीरदार रामदास भी था जो बहुत ऊंची पहुंच वाला था, कारोबारी था और उसका कारोबार श्री बांके बिहारी लाल के नाम से चलता था। तो वहां लोगों को सूद पर धन देता था और कर भी उगाता था, यानी पैसे देना और साथ में फिर उसको वसूली करना, ये उसका काम होता था जागीरदार रामदास का। ये कहानी पढ़ लीजिएगा, कभी कभी कहानी का सार पूछता है। सेवा सदन से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए, यानी सेवा सदन की कहानी का सार लिखिए और उसकी विशेषताएं बताइए। तो सार का मतलब होता है संक्षेप में आपको लिखना पड़ेगा कि कहानी का मूल वस्तु क्या है, ठीक है ना, ओके, या कथानक के रूप में। तो जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो 100% इसको बहुत अच्छे से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। चलिए, उसके यहाँ अखाड़े में लठैत लोग हमेशा रहते थे और उसकी सत्ता को चलाने में मदद करते थे। किसकी मदद करते थे? जागीरदार रामदास की। इलाके के किसी भी नागरिक में साहस ना था कि महंत की बात को, जागीरदार की बात को ना माने, ठीक है। यहाँ तक कि महंत से बैल लेकर भी इलाके में रह पाना लोगों के लिए मुश्किल होता था। और एक दिन की घटना है, एक वाक्य ऐसा हो गया था कि महंत के कारिंदों ने इलाके में एक बूढ़े आसामी चेतू को कर न देने के कारण हाथ पैर बांध कर खूब पीटा। एक व्यक्ति था जिससे कर लिया जाता था लगान के रूप में, और जब उसने नहीं चुकाया तो उसको पीटा गया था और रात भर में चेतू ने दम तोड़ दिया, मतलब वो मर गया। तो प्रेमचंद्र ने उपन्यास में वर्णन किया, उन्होंने लिखा उपन्यास में कि दरोगा कृष्णचंद्र को मालूम हुआ मानो ईश्वर ने बैठे बिठाए सोने की चिड़िया उनके पास भेज दी। भैया, आप किसी की मौत हो जाएगी तो मामला कहाँ जाएगा? पुलिस में जाएगा, कोतवाली में जाएगा। और वहां का दरोगा कौन था? कृष्णचंद्र था, जो कि अपनी लड़की की शादी करना चाहता था। पैसे नहीं थे और सेठ ने उधर अपने आदमियों को भेज के एक इंसान को मरवा दिया। तो अब पैसे उगाने की जो फैक्ट्री मिल होती है निकलवाने की, वो मिल चुकी थी कृष्णचंद्र को। तो तहकीकात करने चले, लेकिन महन जी उस इलाके में ऐसी धाक जमी हुई थी कि दरोगा जी को कोई गवाही ना मिल सकी। मतलब लोग गवाही नहीं देते थे, डरते थे उनसे। और लोग एकांत में यानी किनारे में आकर तो कृष्णदास से सब कुछ कह जाते थे, कृष्णचंद्र से हकीकत बता देते थे, लेकिन जब गवाही की बात आती तो कोई कुछ कहते ही नहीं था। आखिर दरोगा कृष्णचंद्र ने कुछ गवाह तैयार कर लिए और इस स्थिति पर महन थोड़ा डर गया और उसने अपने मुख्तार के माध्यम से, यानी जो खबर देने वाले लोग होते हैं उनके माध्यम से रिश्वत देकर मामला समाप्त करना चाहा। और कृष्णचंद्र के लिए भी वो तो चाहता ही था, क्योंकि लड़की की शादी के लिए दहेज चाहिए था, उसको पैसे चाहिए थे दहेज देने के लिए। तो 3000 में मामला तय हुआ। उस समय 3000 बहुत होते थे, लेकिन मुख्तार ने अपने हक में 5 रुपए सैकड़ा रकम की मांग की, जिससे दरोगा ने ठुकरा दिया, ठीक है। और वे जानते थे कि रिश्वत की कमाई अकेले हजम नहीं होती है। मुख्तार ने उनके महकमे में रिश्वत की बात को पहुंचा दिया, जिस पर बड़े पुलिस अधिकारियों ने गुप्त तहकीकात कर मामला सही पाया, यानी कि 3000 में तो तय हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो मुख्तार था, जिस व्यक्ति के माध्यम से वो पैसे भेजे गए थे, उसने भी 5 रुपए सैकड़ा यानी 100 रुपए में 5 रुपए उसको चाहिए थे, उसने डिमांड कर दी थी, जिसको दरोगा ने मना कर दिया था, ठीक है। सैकड़ा का मतलब 100, तो 100 रुपए में 5 रुपए उसके होंगे, उसको देने पड़ेंगे। अब क्या हुआ था कि मुख्तार ने क्या कर दिया कि ये बात पुलिस वालों तक और लोगों तक पहुंचा दी कि इसने रिश्वत ली है। और ये पुलिस अधिकारियों ने क्या किया? तहकीकात की और जिसमें सही पाया। ठीक सुमन की शादी के तिलक जाने की रात में ही पुलिस सुपरिटेंडेंट ने दरोगा कृष्णचंद्र को गिरफ्तार कर लिया और 2-3 महीने मुकदमे के बाद अंत में कृष्णचंद्र को 5 वर्ष की कैद हुई। महंत जी 7 वर्ष के लिए गए और दोनों चेलों को काले पानी का दंड मिला। उधर कृष्णचंद्र की पत्नी गंगाजली और उनकी दोनों पुत्रियों को गंगाजली का भाई उमानाथ अपने साथ अपने घर ले गया, यानी मामा। और सुमन का विवाह जहां होने वाला था वह संबंध टूट गया और अब दौड़ धूप कर उमानाथ ने एक विधुर गजाधन से सुमन का विवाह कर दिया। यानी दहेज के चक्कर में
पैसे जुटाने के चक्कर में गलत काम करने चले थे कृष्णचंद्र, और उनको सजा उसकी मिली। और इधर उसकी लड़की का विदुर यानी एक बहुत मतलब कि शादीशुदा जो व्यक्ति होता है, जो जिसकी वाइफ खत्म हो जाती है ना, तो उस इंसान से उसकी शादी तय कर दी गई। ये आदि यानी स्टार्टिंग है कहानी की। फिर विकास कैसे होता है, कहानी आगे कैसे बढ़ती है, ठीक है ना। तो अब जो सुमन का पति था, क्योंकि यहाँ पर सुमन का विवाह तो टूट गया था, अब एक विधुर व्यक्ति से यानी गजाधर से उसकी शादी कर दी गई। अब सुमन का पति यानी गजाधर बनारस में 15 रुपए की महीने की नौकरी करता था, जिसको 15 रुपए मिलते थे, और एक बहुत साधारण से घर में रहता था। सुमन को आकर यहाँ बहुत ही गहरा धक्का लगा, यानी उसे बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि उसका लालन पालन जिस परिवेश में जिस जिस घर में हुआ था वो वहां बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, बहुत सुख से वो रहते थे, अच्छे खाने पीने को मिलते थे। सोचो अब यहाँ पर उसको 15 रुपए महीने के मिलते थे उसके हस्बैंड को। तो यहाँ पर इन परिस्थितियों में गृहस्थी का निर्वाह करना मुश्किल होने लगा। सुमन नवयौवना थी यानी कि यंग थी, और जिस साधारण मोहल्ले में रहती थी उस मोहल्ले में उससे अधिक सुंदर कोई भी स्त्री नहीं थी। तो उसका यौवन पर गर्व अभिमान, यानी उसे अपने ऊपर बहुत अभिमान होता था, एक तरह से घमंड कह लीजिए आप, कि आश्चर्य की बात नहीं थी कि मैं सुंदर हूं सबसे ज्यादा इस कॉलोनी में, जिस जगह पे वो रहती थी। तो एक तरफ उसको जो घमंड था अपनी सुंदरता का, और दूसरी तरफ उसकी जो आर्थिक तंगी थी, यानी 15 रुपए में महीने भर के मिलने और घर को चलाना था। तो ऐसी जिंदगी को निभा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और इधर सुमन के घर के सामने एक रूपजीवी वेश्या, यानी सेवा सदन उपन्यास के संदर्भ में ये लिया गया है कि एक वेश्या भी रहती थी, जिसे तवायब बोलते हैं, और भोली लड़की थी, जिसके यहाँ नगर के बड़े लोग आते थे। उसके ठाट बाट सुमन को लगता था कि वेश्या होने पर भी इस औरत का सम्मान और ऐश्वर्य कहीं अधिक है। और एक दिन अपने पड़ोस की स्त्रियों के साथ गंगा से लौटते हुए सुमन का मन हुआ कि थोड़ी देर बेनी बाग में टहला जाए। वहां उद्यान की सुंदरता देख रही थी, और सुमन उस बगीचे में टहलने लगी, और एक बेंच देखकर उसका मन हुआ कुछ देर बैठ जाए, और उसके बैठते बगीचे के चौकीदार ने आकर उसे उठा दिया, और कुछ देर बाद जब वहां भोली एक अन्य वेश्या के साथ आई तो उसे बैठने दिया। यानी जो भोली थी, जो वेश्या थी, वो जब वहां आई तो उस चौकीदार ने उसको बैठने दिया, लेकिन सुमन को नहीं बैठने दिया। और सुमन को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और चौकीदार से वो लड़ने लगी। तभी वहां से गुजर रही एक कार से एक सज्जन और उसकी पत्नी ने सुमन की सहायता के निश्चय को हस्तक्षेप किया और चौकीदार को डांटा। और वे लोग सुमन के मोहल्ले में ही रहते थे। सुमन को अपनी कार में बिठाकर जो सज्जन व्यक्ति थे वो पत्नी ने उसे घर तक छोड़ दिया। और सुमन का इन घटनाओं पर काफी असर पड़ा था। ये असर इसलिए पड़ा था कि जो वेश्या थी उसको बेंच पर बैठने दिया गया और उसको नहीं बैठने दिया गया, तो उसका मतलब ये निकला, उसने ये समझा कि समाज में साधारण स्त्रियों के अपेक्षा वेश्याओं का सम्मान कहीं अधिक है। उसने ये देखने को पाया। और दूसरी तरफ कार वाले सज्जन पद्म सिंह की पत्नी सुभद्रा ने से उसकी मित्रता हो गई। और फिर यह घटना हुई कि नगर में म्यूनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव में वकील पद्म सिंह जीत गए और उन्होंने इस खुशी में अपने घर में भोली को मुजरे के लिए बुलाया। सुमन भी आमंत्रित थी। काफी देर तक जो है महफिल चलती रही, ठीक है ना। और गजाधर अपने घर में सुमन को ना पाकर काफी, यानी उसका हस्बैंड बहुत परेशान हुआ, बहुत गुस्सा उसे आया। जब देर रात सुमन वहां से लौट कर आई तो गजाधर ने किवाड़े खोले, दोनों में अच्छे झगड़े भी हुए और गजाधर ने सुमन को घर से निकल जाने को कह दिया। सुमन ने अपनी सहेली सुभद्रा के घर में जाकर के शरण ली। गजाधर ने शहर भर में और विशेषकर वकील पद्म सिंह के मित्र विट्ठल दास के कान भर दिए कि उनकी वकील ने उसकी पत्नी को अपने घर में डाल लिया और सुमन को वहां से भी निकालना पड़ा। अब उस वेश्या भोली के सिवाय आश्रय देने वाला कोई नहीं था और उसने भोली के घर में आश्रय लिया। दाल मंडी बनारस में वेश्याओं का जो मोहल्ला होता है, एक चौबारे पर जा बैठी वह। और इधर पद्म सिंह और विट्ठल दास को पता चला कि सुमन दाल मंडी चली गई, तो उनके कुछ प्रयत्नों के बाद उसे वहां से निकालकर विधवा आश्रम भेज दिया। और सुमन की माता की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसे छोटी बहन शांता का विवाह होना था। पद्म सिंह के छोटे भाई मदन सिंह के इकलौते बेटे सदन सिंह से उसका विवाह तय हुआ। और जब बारात विवाह के लिए पहुंची तभी मदन सिंह को पता चला कि शांता सुमन की छोटी बहन है। उसे एक वेश्या की बहन से अपने पुत्र का विवाह स्वीकार नहीं था और वह बारात लौट गई। तो ये जो विडंबना समाज में होती है, जो रियल में होता है, उसका यहाँ पे चित्रण इस सेवा सदन में किया गया है। ठीक है, परिणित क्या हुआ, अब उसका परिणाम क्या हुआ आगे।
तो उपन्यास के अंतिम भाग में घटनाएं तेजी से होती हैं, उपन्यास अपनी परिणति को पहुंचता है, आखिरी पड़ाव में पहुंचता है, जिसे हम निष्कर्ष बोलते हैं। और सदन सिंह बारात लौटा लाने के अपने पिता के निर्णय से खिन्न होकर हमेशा घर छोड़कर चला गया और नाव चलाने का काम करने लगा। उसे इस काम में बड़ी सफलता मिली और मल्लाहों का नेता बन गया। इधर सुमन और शांता के पिता दरोगा कृष्णचंद्र साल भर कारावास पूरा कर बाहर आते, लेकिन अपनी दोनों पुत्रियों के असफल जीवन पर दुखी होकर घर छोड़ देते हैं। उधर सुमन का पति अपने वैवाहिक जीवन की असफलता का पश्चाताप करता है और वह साधु बन जाता है। सुमन के पति गजाधर ने अपना नाम अब गजानंद रख लिया और सन्यासी बनकर वह दुखी असहाय स्त्रियों की सेवा करने लगा। घर छोड़कर निकल गए कृष्णचंद्र की भेंट गजानंद से यानी उसके दामाद से होती है और कृष्णचंद्र गजानंद के साथ रात काटने का निश्चय करते हैं, किंतु रात में चुपके से उठकर वह बह रही पास में गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। शांता अपनी बहन सुमन के साथ विधवा आश्रम में रहने लगी। इधर म्यूनिसिपालिटी की में पद्म सिंह प्रस्ताव रखते हैं कि वेश्याओं को शहर से बाहर रखा जाए। इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रियावादी सदस्य एक ऐतराज करते हैं, उसे सांप्रदायिक रंग दे देते हैं और बात यहाँ तक बिगड़ जाती कि सुमन को विधवा आश्रम में रखने पर भी राजनीति होने लगती है और अखबारों में इस तरह खबरें छपती हैं। सुमन दुखी होकर अपनी बहन को लेकर आश्रम छोड़ देती है। ठीक है, ओके। स्टोरी पढ़ना जरूरी है, इसे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जनरली अंत ही है, इतना और देख लेती हूँ। ओके, राइट। नदी पार करने के क्रम में सुमन और शांता की भेंट सदन से होती है। सदन शांता को पत्नी के रूप में स्वीकार कर नदी तट की झोपड़ी में रहने लगता। सदन वही जिसे शादी होने वाली थी, तो लास्ट में मना हो गई थी शांता की, ठीक है ना। सुमन भी इनके साथ ही रहने लग जाती है। यहाँ मल्लाह लोग एक वेश्या यानी सुमन को रखने पर ऐतराज करते हैं। जब शांता एक बेटे को जन्म देती है, सब सदन के माता पिता वहां आते हैं, तो सुमन झोपड़ी छोड़ देती है। सुमन को आगे रास्ते में एक साधु मिलते हैं, उसे मालूम न था कि वह साधु गजाधर ही है। गजाधर गजानंद बनकर पद्म सिंह की सहायता से एक आश्रम बनाकर निराश्रित युवतियों का संरक्षण करने लगता है, जिनका कोई आश्रय नहीं होता है, ऐसे युवतियों का। सुमन इस सेवा सदन यानी आश्रम, सेवा सदन का मतलब आश्रम, ठीक है, जहाँ पे सेवा की जाती है लोगों का, ऐसा घर जहाँ पे लोगों की सेवा की जाए, जुड़ जाती है। अब एक ऐसी 50 युवतियां हो जाती हैं जो सिलाई बुनाई इत्यादि कलाओं में अपने जीवन यापन करती हैं। और एक दिन सुभद्रा इस सेवा सदन में आती है और वह सुमन की कार्यकुशलता को देखकर चकित हो जाती है और सुमन सेवा कार्य में अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करती है। तो ये था सेवा सदन की कहानी, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैंने कहानी क्यों आपको बताई, तो क्वेश्चन इससे बहुत तरह का पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सेवा सदन कहानी का सार समझाइए, लिखिए, यानी संक्षिप्त में बताइए। जब आप कहानी पढ़े रहेंगे तभी आप संक्षिप्त में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे स्पष्ट तौर पर इस तरह से पूछ सकता है कि वो विकास क्या है, सेवा सदन कहानी के विकास से आप क्या समझते हैं। तो विकास में इस पैराग्राफ को आपको लिखना होगा जो मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन कहानी से पूछ सकता है कि सेवा सदन कहानी के परिणति से आप क्या समझते हैं, या कहानी की उपन्यास सेवा सदन उपन्यास की परिणति क्या है। तो परिणति जो है वो परिणति, ठीक है ना, परिणति वो क्या है, तो आपको अंत यानी तो वो आपको फिर यहाँ पे जो दिया वो लिखना पड़ेगा। तो 3 भागों में आदि विकास परिणत में है, तो थोड़ा सा मायने में रखिएगा कि परिणत में क्या चीज है, विकास में क्या है और आदि यानी स्टार्टिंग में क्या है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो तो इसी में हो जाएगा, लेकिन फिर भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक में ही हम यूनिट करेंगे। सेवा सदन के कथानक की विशेषताएं। क्वेश्चन, सेवा सदन उपन्यास की विशेषताएं या सेवा सदन के कथानक की विशेषताएं। सेवा सदन और विशेषताएं आ जाता है तो आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सेवा सदन की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, ठीक है। ओके, चलिए इसमें क्योंकि विशेषताएं हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो पहला तो ये है कि सेवा सदन जो पुस्तक लिखी गई है वो यथार्थ पे लिखी गई है, पहला, ठीक है ना। पहली विशेषता क्या है कि सेवा सदन उपन्यास यथार्थ जीवन पर लिखा गया है, पहली विशेषता, ठीक है, राइट, ओके। क्यों यथार्थ जीवन का मतलब जो रियल में ऐसा होता है, जो वास्तविक जीवन में होता है, ठीक है, ओके। सेवा सदन जो उपन्यास है वो स्त्रियों की दुख भरी गाथा है, यानी दुख भरी कहानी है, ठीक है, दुखों की गाथा, दुख भरी कहानी है, या स्त्रियों के दुखों को इसमें चित्रित किया गया है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेवा सदन उपन्यास में स्त्रियों के दुखों को चित्रित किया गया है। तीसरी विशेषता, सेवा सदन उपन्यास में स्त्रियों के जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है, ठीक है। इसी तरह से विशेषताएं बीच से खींचनी पड़ेंगी। तो पहली हो गई यथार्थता, दूसरा हो गया हमारा दुखों की गाथा स्त्रियों का, तीसरा हो गया स्त्रियों का संघर्ष,
ठीक है, राइट, ओके। ओके, 3 विशेषताएं तो हमें यहाँ पे मिल गई हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या और विशेषताएं हैं? अच्छा, आप एक और चीज भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेवा सदन में जो सामाजिक चिंतन होता है, जो समाज की समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है, ठीक है, राइट। सेवा सदन उपन्यास में सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया है, ठीक है। जो समाज में समस्याएं होती हैं उसको यहाँ पे उठाया गया है, जैसे दहेज की समस्या होती है, और फिर भ्रष्टाचार की समस्या होती है, ठीक है ना। साथ ही साथ में अगर पति छोड़ दे तो औरतों के साथ क्या होता है, उस चीज को दिखाया गया है। बेश्या जो बना दिया जाता है अगर कोई उनके सहारे के लिए नहीं होता है, तो जो एक समाज की समस्याएं होती है उनको उजागर किया गया, उनको चित्रित किया गया है। तो आई थिंक्स यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर दे दिया संक्षेप में इन विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में किया सकता है। अब जो मैंने बताया उसमें कितना आया, स्त्री जीवन के संघर्षों का यथार्थ चित्रण, यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया, चाहे तो आप इसको कर लीजिए। चरित्रों की विश्वसनीयता, सामंती संस्कारों पर व्यंग प्रहार, सामाजिक कुरीतियों का उद्घाटन, सरल सरल भाषा और कथानक। अब देखिए स्त्री के जीवन के संघर्ष और यथार्थ चित्रण, संघर्षों का एक में ले लिया, आप इसको अलग अलग कर दीजिएगा कि स्त्री जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है, स्त्रियों को दुख और संघर्षों का चित्रण किया गया है, उनको उजागर किया गया है। 2 विशेषताएं यहीं पे बन गई। तीसरी आप ले सकते हैं चरित्रों की विश्वसनीयता। चौथी आप ले लीजिएगा जो मैंने कहा ना कि सामाजिक कुरीतियों पर, सामाजिक समस्याओं पर, सामाजिक कुरीतियां आप इनको कर लीजिए, समस्याओं की जगह सामाजिक कुरीतियां, उनका उद्घाटन किया गया, उनका चरित्र चित्रण किया गया, उनको या उन पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है, उनको दिखाया गया है। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 जो है विशेषताएं दी हैं, और हमने 3 आपको विशेषताएं जो ऊपर बता दी थी। चौथी ले लीजिए चरित्रों की विश्वसनीयता, इतना ले लेंगे, 4 विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से बीच बीच से जो है विशेषताएं ढूंढी जाती हैं, ठीक है, ओके। चलिए, सेवा सदन के कथानक की मुख्य विशेषता तो अभी जस्ट हम लोग देख के आ चुके हैं। सेवा सदन की अंतर वस्तु क्या है? अंतर वस्तु का मतलब आपने जो भी उपन्यास पढ़ा, हमने जो पढ़ाया उसमें आपने क्या पढ़ा, उसके अंतर्गत यानी उसकी वस्तु क्या थी। तो स्त्री समस्या सबसे पहली बात, ठीक है ना। यानी कि हमारा समाज ऐसा है कि पुरुष कितना भी दोषी क्यों ना हो, उसे कभी भी दोषी नहीं ठहराया जाता, कभी भी उसका दोष नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हमेशा दोष औरतों को दिया जाता है, उसी के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज की, ठीक है। और दूसरी बात कि यदि पत्नी का पति खत्म मर जाता है तो पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती, और जनरली इतनी आसानी से होती भी नहीं है। लेकिन वहीं पे यदि पति जो है, उसकी पत्नी यदि खत्म हो जाती है तो पति को 1 महीने भी मुश्किल से बिता पाना मुश्किल होता है, वो दूसरी शादी कर लेता है। ये दूसरी समस्या है, ये स्त्री समस्या है हमारे समाज में, ठीक है ना, राइट। यानी कि करे पुरुष और भुगते स्त्री, ये चीज यहाँ पे होती है। तो पुरुष में कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, ठीक है ना, तो स्त्री अगर सही है तब भी गलत है, पुरुष गलत है तो गलत हो ही नहीं सकता, स्त्री सही है तब भी वो गलत है। ये एक तरफा नीति है जो प्रेमचंद ने अपने सेवा सदन में कहा कि ऐसी नीति नहीं चलेगी, इसको जो है दूर करना होगा, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे सामाजिक शोषण भी होता है स्त्रियों। अब सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि स्त्री की दुश्मन स्त्री ही होती है, पुरुष तो कभी स्त्री का साथ देगा नहीं। तो यहाँ पे स्त्रियां भी स्त्रियों का साथ नहीं देती हैं। जैसे कि एक वेश्या जब एक स्त्री बन गई तो सभी स्त्रियों ने उसको गलत नजर से, गलत निगाह से देखना शुरू कर दिया, समाज से अलग कर दिया, और पुरुष की नजरों में वो तो खैर थी ही वेश्या, तो स्त्री भी स्त्री का साथ नहीं देती है। तो समाज के द्वारा उसे प्रताड़ना और लांछन के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है स्त्री को। यदि वो अपनी मांग भी करती है, एक साधारण सी मांग, साधारण से अधिकारों की मांग करती है कि मुझे अधिकार मिलने चाहिए, तो उसे तो अधिकार मिलते ही नहीं, बल्कि समाज के द्वारा उसे और प्रताड़ना की जाती है, उसे और सताया जाता है, और लांछन उस पर लगाए जाते हैं, जो हमारे भारतीय समाज में प्रचलित है। और यही समस्याएं हैं जिनको प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास के माध्यम से दिखाया है, बताया है कि हमारे भारतीय समाज में स्त्रियों की क्या दुर्दशा है, ठीक है, राइट। सदियों से चली आ रही जो रीति रिवाज है उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको लोग मान रहे थे। एक चुनौती थी प्रेमचंद के लिए अपने उपन्यास को उसके माध्यम से बताना और गलत साबित करना। तो प्रेमचंद और स्त्री समस्या पहला हो गया सेवा सदन की अंतर वस्तु, ठीक है, ओके, राइट। बाल विवाह होता है। बाल विवाह छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। अगर लड़की और साथ ही साथ में लड़कियों की शादी अपने से
10 गुना 4 गुना 10 गुना ज्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ की जाती है। लड़की की उम्र अभी 14-15 साल है और 40-42 साल की उम्र लड़कों आदमियों के साथ में शादी कर दी जाती थी। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं थी, कुरीतियां थी समाज में, जिनके खिलाफ उन्होंने अपने नॉवेल, अपने उपन्यास के माध्यम से क्या किया था, आवाज उठाई थी। ठीक है ना, राइट, ओके। चलिए अब यहाँ पर ये तो हो गया, ठीक है ना, ओके। क्योंकि सेवा सदन में उन्होंने स्त्री चिंतन आदि के बारे में, पिछड़ा वर्ग आदर्शवादी जो है उनके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है ना, ओके। सेवा सदन में स्त्री संदर्भ के, अगर स्त्री, देखिए अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है दो तरह से पूछा जाएगा। एक तो सेवा सदन की अंतर वस्तु पूछा ही जाएगा, लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि सेवा सदन में स्त्री की समस्या क्या है बताइए, या स्त्री के बारे में प्रेमचंद्र ने क्या प्रकाश डाला, स्त्री समस्या, स्त्री शब्द यदि आ जाता है सेवा सदन में, तो आपको यही सब लिखना होगा जो मैं अभी आपको बता के आ रही हूँ और बता रही हूँ। ठीक है, राइट, तो ये सब चीजें आपको लिखनी होंगी। तो सेवा सदन में स्त्री प्रश्नों के संदर्भ में उनके 2 पात्र महत्वपूर्ण हैं। आत्मसम्मान के लिए घर छोड़ने का साहस करने वाली सुमन और वेश्यावृत्ति से जीवन यापन करने वाली भोली। ठीक है, स्त्रियों के संदर्भ में 2 चीजें यहाँ पर के बताएंगे। ठीक है, राइट। अब आगे क्या है इसमें, एक तो हमने ये देख ही लिया, फिर दूसरा विवाह संस्था और प्रेमचंद्र, क्योंकि अभी हमने प्रेमचंद्र स्त्री समस्या देखी, आप प्रेमचंद्र और विवाह संस्था देख लीजिए। क्योंकि भारतीय संदर्भ में विवाह को पवित्र माना गया है, पवित्र है भी, लेकिन प्रेमचंद्र के दौर में विवाह माता पिता के लिए लड़की से छुटकारा पाने और यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए माना जाता था। इसीलिए कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी कि चलो मुझे छुटकारा तो मिला, अब जो भी है इसकी पढ़ाना लिखाना हो, जो भी है खाना पीना, जो भी कपड़े लत्ते की जो व्यवस्था ससुराल वाले करेंगे। ठीक है, तो दहेज प्रथा इसका बड़ा कारण था। ठीक है ना, और इसी कारण से बेमेल विवाह भी बहुत होते थे, जो मैंने कहा कि ज्यादा से उम्र के लोगों के साथ शादी कर देना। और विवाह का मूल उद्देश्य सहजीवन में तृप्ति का आनंद इन अभिप्रेतों से तिरोहित होता था। तो प्रेमचंद इन बातों को समझते थे और इसलिए उन्होंने इन चीजों को अपने उपन्यास में स्त्री पुरुष के संबंध को, सामाजिक मुद्दों को उठाया है। ठीक है, राइट, ओके। चलिए, तो विवाह संस्था हो गई। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या इसमें हमें देखने को मिलेगा। हालांकि विवाह संस्था तो नहीं आएगा, लेकिन स्त्रियों के बारे में यदि आ जाता है तो फिर थोड़ा सा आपको इसके बारे में लिखना पड़ सकता है। अंतर वस्तु पे आएगा तब फिर आपको ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, सेवा सदन की मौलिकता क्या है, क्या मौलिकता इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्योंकि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सेवा सदन को हिंदी उपन्यासों में नए यथार्थवाद की प्रस्तावना करने वाली कृति कहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, तो प्रेमचंद्र के इस उपन्यास से पहले हिंदी में देवकी नंदन खत्री, किशोर दास वाजपेयी, गोपाल राम गहमरी और लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास थे। और इन उपन्यासों में तिलस्मी अयारी के कारनामे हुआ करते थे, खासतौर पे देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता वगैरह ये सभी चीजें था। ठीक है ना, नैतिक शिक्षा आप कह सकते हैं। तो डॉक्टर शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रेमचंद्र का उपन्यास सस्ती शिक्षा देने के लिए नहीं लिखा गया है, और सेवा सदन की जो मुख्य समस्या थी वो भारतीय नारी की पराधीनता थी। ठीक है, पुरुष के नीचे झुक के रहना। और प्रेमचंद्र ने किसी तरह तमाम पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ते हुए वर्तमान समाज में नारी की जो पराधीनता है उसको निठुर और विभत्स रूप में चित्रित किया है। और इस पर इसका सहसा विश्वास नहीं होता है कि जो नारी के जीवन में उस वक्त होता था, उन सभी चीजों को उन्होंने अपने उपन्यास में दिखाया है। ठीक है, राइट। चलिए, तो ये हो गया सेवा सदन की मौलिकता। ठीक है ना, अगर आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्या बचा, कुछ और बचा क्या जो इंपॉर्टेंट हो सकता है? ओके, विवाह संस्था के संबंध में प्रेमचंद के विचार बताइए, तो हम अभी जस्ट बता चुके हैं। ठीक है, और सेवा सदन उपन्यास के पहले भी हिंदी के अनेक उपन्यास लिखे जा चुके हैं। इस उपन्यास की मौलिकता क्या है जस्ट अभी बता के आई हूँ कि वो देवकी नंदन खत्री वगैरह कुछ ऐसे उपन्यासकार थे जो उपन्यास लिखते थे, और वो तिलिस्म वगैरह से अयारी वगैरह के उपन्यास लिखते थे। पहले ये ऐसा उपन्यास सेवा सदन लिखा गया है जिसमें यथार्थता को, नारी की समस्या को, नारी के जीवन के यथार्थता को, वर्तमान समय के यथार्थता को इसमें प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, राइट, ओके। तो ये हो गया, सारांश आ गया, यानी ये फर्स्ट जो ये खत्म हो गया। ठीक है ना, तो सेवा सदन उपन्यास में भारतीय स्त्री के जीवन, सत्य और संघर्ष को दर्शाया गया है, और कथानक के आधार पर उपन्यास का विश्लेषण कर सकते हैं। तो कथानक यदि आता है तो भारतीय स्त्री के जीवन, सत्य और संघर्ष को। ठीक है, ओके।
अब उपन्यास के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, तो भारतीय समाज में दहेज, बेमेल विवाह, स्त्री को भोग्य समझे जाने वाले सामंती जड़ संस्कारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो ऊपर हम आपको बता के आए हैं। चलिए, अब भारतीय सेवा सदन उपन्यास भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति पर गहराई से कैसे विचार करता है, या सेवा सदन उपन्यास में भारतीय समाज की स्त्री की स्थिति क्या है, उसकी दशा क्या है, तो उसे एक बेश्या, गृहिणी, निसंतान महिला, विद्रोहिणी जैसे भिन्न भिन्न रूपों से उसे क्या कह सकते हैं उसे कि पुकारा जाता है। ठीक है ना, और उन्हीं का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है, विश्लेषित किया है स्त्री चरित्रों को। ठीक है, ओके। शैली कैसी है, तो शैली यथार्थवादी है। ठीक है, सेवा सदन की भाषा बोलचाल की एवं संवाद स्वाभाविक है और बहुत सरल है। ठीक है, ओके। संदर्भ सहित कुछ व्याख्या भी यहाँ पे दिया है। यहाँ हम सेवा सदन उपन्यास के महत्वपूर्ण अंश की संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे आपको उपन्यास को समझने में मदद मिलेगी। तो हो सकता है उसमें क्योंकि दिया है तो 100% पेपर में एक संदर्भ सहित व्याख्या करने को आएगा। तो मुझे लगता है कि एक यूनिट को एक ही वीडियो में करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगा। देखती हूँ, नहीं तो 2 को 1 में कर देती हूँ। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है, लेकिन परिणाम का भय किसी तरह पीछा न छोड़ता था। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली थी, हिम्मत न खुली थी, जिसने कभी किसी पर हाथ न उठाया हो सहसा तलवार का वार नहीं कर सकता। यदि कहीं बात खुल जाए तो जेल खाने के सिवा कहीं और ठिकाना नहीं, ये सभी था। तो यह गद्यांश प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन से लिया गया है। उपन्यास का प्रारंभिक प्रसंग है, जहां दरोगा कृष्णचंद अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन जुटाने की चिंता में एक महंत से रिश्वत लेते हैं, और यहाँ रिश्वत की रकम हाथ में आने से पहले का दृश्य, जब दरोगा के मन में रिश्वत लेने के परिणामों पर उपज रही आशंका का चित्रण हुआ है। व्याख्या फिर आप कर दीजिए इसको। ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए, इनको देख लीजिएगा। राइट, ठीक है ना, एक उदाहरण दिया, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट हमारी फिनिश्ड हो गई है। अब दूसरा हम यूनिट ले लेते हैं, थर्ड यूनिट ले लेते हैं, सेवा सदन का परिवेश और संरचना शिल्प। ये अब जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें परिवेश देख लेंगे और संरचना शिल्प में शैली, भाषा, संवाद, 2 चीजें, यहाँ पे 3 चीजें आ जाएंगी। ठीक है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं इसे। अब यहाँ पर क्या है, सेवा सदन उपन्यास का परिवेश कैसा है। परिवेश का मतलब होता है काल, जिस टाइम पे ये कहानी उपन्यास लिखा गया उस समय का वो काल कैसा था, वो टाइम कैसा था। ठीक है, राइट। तो देखिए, स्त्री जीवन के दुखों और संघर्षों का चित्रण जो है वो सेवा सदन की मुख्य विशेषता है। इसको तो लिखना बिल्कुल विशेषता में मत भूलिएगा। ठीक है ना, राइट। और इस उपन्यास में भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति का जो है चित्रण किया गया। बहुत सारी बहुविध स्थिति का, नहीं बहुत सारी स्थितियां जो है, बाल विवाह, विधवा विवाह, दहेज, प्रताड़ना, सभी चीजें। ठीक है ना, और निसंतान होना। अपने प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण को विश्वसनीय और प्रभावी बनाने के लिए जिस अनुकूल परिवेश की आवश्यकता उपन्यास में थी, उसके निर्माण के लिए प्रेमचंद ने कौशल दर्शाया है। तो हिंदी साहित्य कोश में उपन्यास के तत्वों की चर्चा में परिस्थिति और वातावरण के महत्व को बताया गया है। तो परिवेश में एक परिस्थिति आती है और दूसरा वातावरण आता है। ठीक है, राइट। और इसे ही समग्र रूप से परिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि जब उपन्यास लिखते हैं उसकी चर्चा में परिस्थिति और वातावरण 2 चीजें आती हैं, और इन दोनों चीजों को मिलाकर के ही परिवेश बनता है। ठीक है, राइट। तो अब परिस्थिति क्या थी, परिस्थिति जिस परिस्थिति और वातावरण में रहते हैं पात्र, ठीक है, और कार्य करते हैं, उनके बिना पात्रों के चित्र में परिपूर्णता नहीं आती है। ठीक है, राइट। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं परिस्थिति हो गई, स्थान हो गया, समय हो गया, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनकी मदद से ही पात्रों की सजीवता पर विश्वास कर सके हम। ठीक है, तो यहाँ पर उपन्यास में पात्रों की तरह देश काल का भी अपना व्यक्तित्व होता है, और सेवा सदन में अपने पात्रों को विश्वसनीय बनाने के लिए जिस परिवेश का निर्माण किया गया वह सचमुच प्रभावशाली है। तो देखिए वैसे क्या किया गया, उपन्यास के प्रमुख घटना स्थलों यथा गजाधर का घर, फिर भोली का कोठी लिया गया, वकील पद्म सिंह का घर लिया गया, गंगा नदी ली गई, नाविकों का मोहल्ला लिया गया, बेश्याओं का मोहल्ला लिया गया, दाल मंडी, बारात और म्यूनिसिपैलिटी जो होता है, इन सभी चीजों को यहाँ पर लिया गया। ठीक क्या है, परिवेश ही तो है ना, एक परिस्थिति तो है जहां पे दिखाया गया। तो क्या है, परिवेश है, वातावरण है। ठीक है ना, राइट। तो ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी से हमें चीजें समझ में आती हैं, और अपने दिमाग में चीज चला लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा चीज होगा।
दाल मंडी, हाँ किस तरह की होगी, ठीक है ना। वेश्याओं का मोहल्ला देखते हैं, वहां इस तरह का। नायकों का मोहल्ला इस तरह का होगा, इस तरह के लोग रहते होंगे। गंगा नदी ऐसे नदी होगी, ऐसे बहती होगी, तो ये परिवेश हो जाता है, ठीक है। और हम हमारे और आपके यानी पाठक के दिमाग में जो है वो सब चीजें बिल्कुल फिट हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये परिवेश हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है परिवेश को जानना, तो प्लीज इसको समझिए कि परिवेश कहलाता क्या है। परिस्थिति और वातावरण और समय से मिलकर के परिवेश बनता है, ठीक है, राइट, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या चीज है। अब देखिए प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट क्यों कहा जाता है, हालांकि यहाँ पे तो दिया नहीं है, फिर भी क्योंकि उपन्यास का सम्राट क्यों कहा जाता है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज भी है कि जो वो उपन्यास लिखते हैं वो यथार्थवाद पे लिखते हैं, ठीक है, राइट। यानी कि जो सच में हो रहा होता है उसको वो अपने उपन्यास में चित्रित करते हैं, उसको अपने उपन्यास में चित्रित करते हैं। ये दूसरा आप कह सकते हैं कि जो सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक समस्याएं होती हैं उनको वो अपने उपन्यास के माध्यम से लोगों तक लाने का प्रयास करते हैं। जो गलत होता है उस चीजों को लोगों तक लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, राइट। तो इसीलिए इनको जो है क्या कहा जाता है, इनको उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, ठीक है ना, ओके। चलिए अब आगे थोड़ा देख लेते हैं, इसका आंसर भी नीचे आपको मिल जाएगा। वो प्रेमचंद के उपन्यास लेखन में चित्रित परिवेश का महत्व स्पष्ट कीजिए, तो हम नीचे देख चुके हैं। अब इसकी शैली देख लेते हैं। शैली हमने देखी थी यथार्थवादी है, ठीक है। शैली क्या है, यानी कि उपन्यास की रचना शैली सजीव और प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए, ठीक है। तो शैली का मतलब क्या होता है, लिखने के ढंग से होता है, ठीक है ना, कि कोई भी उपन्यास रचना किस तरह से लिखी गई है। तो विद्वानों ने उपन्यासों के संबंध में शैली पर अनेक तरह के विचार दिए हैं, और शैली दो तरह की होती है, वर्णनात्मक और चित्रात्मक होती है। तो वर्णनात्मक शैली में उपन्यासकार कथा में वर्णित जीवन घटना प्रसंग के विभिन्न पक्षों का विस्तार से वर्णन करता है, क्योंकि वर्णन करना ही, जीवन घटना का वर्णन करना ही वर्णनात्मक शैली होता है, ठीक है। और सभी पक्षों को घटना या चरित्र से जोड़ कर देखता है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये वर्णनात्मक हो जाता है, राइट। और चित्रात्मक शैली में क्या होता है कि पात्र या घटना के आंतरिक पहलुओं का निर्देशन करना लेखन का उद्देश्य होता है। यानी प्रेमचंद वर्णनात्मक शैली के सिद्ध लेखक हैं और जैनेन्द्र कुमार चित्रात्मक शैली के हैं, ठीक है, राइट। लेकिन प्रेमचंद के उपन्यासों में दोनों शैलियों को देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर मिल गया कि जो इनकी उपन्यास सेवा सदन है उसकी शैली यहाँ पे वर्णनात्मक है, ठीक है, राइट, ओके। चलिए अब आगे क्या देख सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ सेवा सदन को चरित्र प्रधान शैली का उपन्यास भी मानते हैं, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं कि उपन्यास का वास्तविक रूप चरित्र प्रधान उपन्यासों में प्रकट होता, जो जिसका जैसा चरित्र था, यानी अपने उपन्यास को चरित्र के अकॉर्डिंग लिखते हैं। एक वेश्यावाली का चरित्र उन्होंने निर्धारित कर दिया, एक स्त्री की समस्या के रूप में सुमन को ला दिया, फिर एक दहेज से ग्रसित एक पिता का चरित्र उन्होंने निर्मित कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से वास्तविक चरित्र प्रधान उपन्यास तो कहे जाएंगे जिनके पात्र की कुछ विशेषताएं प्रारंभ में ही बता दी जाए। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो शैली क्या है, शैली इनकी वर्णनात्मक है। भाषा, अब भाषा वही होती है जो बोलचाल की भाषा होती है, वही लिखने की भाषा होती है, ठीक है ना। तो जो भाषा होती है ना, ऐसी लिखी जानी चाहिए कि लोगों की समझ में आ जाए, पढ़ने वाले को ज्यादा परेशान ना होना पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पर साहित्यकार वही काम लेखनी द्वारा करता है जो हम अपने हर्ष शोक के भावों को चित्र के माध्यम से बताते हैं, ठीक है ना। रोते हुए व्यक्ति का चित्र बता दिया तो वो रो रहा है, यही लेखक को कलम के माध्यम से लिख करके बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो श्रोताओं की परिधि तक जो पहुंच होती है वो बहुत विस्तृत हो जाती है। तो भाषा में आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भाषा सरल होनी चाहिए, भाव योग्य होनी चाहिए, उसका उद्देश्य सही होना चाहिए, कि समझ में आना चाहिए, बहुत गूढ़ प्रश्नों का या बहुत गूढ़ जो शब्द है उनका जो है यूज नहीं करना चाहिए, साधारण बोलचाल में जो जनरली हम शब्दों को यूज करते हैं उनको यहाँ पे जो है भाषा में लिखना चाहिए, और तभी हम उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो सेवा सदन की भाषा के संबंध में विचार करें तो कुछ बातें स्पष्ट होती है कि सेवा सदन की भाषा के संबंध में
जिस विशेषता को सबसे पहले देखा जा सकता है वह है हिंदी उर्दू का प्रवाही बोलचाल वाला स्वरूप, यानी कि यहाँ पे हिंदी उर्दू दोनों को मिक्स करके लिखा गया है ये, ठीक है। यानी हिंदी के साथ साथ में उपन्यास तो हिंदी है, लेकिन यहाँ पे उर्दू शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो प्रेमचंद ने अपने भाषा प्रयोग के द्वारा खड़ी बोली के हिंदी और उर्दू रूपों के बीच खाई को पाटने का भी काम किया है, ठीक है। तो भाषा का एक सहज समान रूप यहाँ पे तैयार किया है, खड़ी बोली की क्षमता को उन्होंने ऊंचाई दी है, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं। और दूसरी बात है कि भाषा में व्यंग का भी प्रयोग इन्होंने किया है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो भाषा शैली भी इंपॉर्टेंट होती है आपके इसमें, ठीक है, ओके। संवाद तो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि संवाद इतना इंपॉर्टेंट हो सकते से छोड़ देती हूँ। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने ले लिया, ठीक है। भाषा शैली और एक क्या क्वेश्चन था इसका, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था परिवेश, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषा प्रवाही और अर्ध गर्भा है, जो भी ऊपर हम देख के आए वही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइट, ओके। चलिए अब यहाँ पे क्या कुछ मिलेगा हमें, प्रेमचंद के उपन्यासों के संवादों की विशेषताएं लिखे। संवाद का यहाँ पे विशेषता, चलिए इसमें आंसर दिया होगा तो हम देख लेंगे, फोन नंबर का क्वेश्चन है, हम ऊपर कहीं पे भी नहीं देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए सभी के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना, राइट, ओके। चलिए उपन्यास परिवेश में क्या लिखेंगे, पात्र, देश काल और सामाजिक संदर्भ सम्मिलित होते हैं परिवेश में, और साथ में परिस्थिति और वातावरण होते हैं, ठीक है, राइट, ओके। देखिए आदर्शमुखी, परिवर्तित आदर्शमुखी यथार्थवाद का पहला उपन्यास कहा जाता है सेवा सदन को, ठीक है। अच्छा इसमें आंसर दिया नहीं है, 4 का जो आंसर दिया है 3.3.3 के आधार पर लिखने का प्रयत्न कीजिए। 3.3.3 4 नंबर का क्वेश्चन था कि संवादों की विशेषताएं लिखिए। अब यहाँ पे वही मैं कह रही हूँ कि संवाद की विशेषताएं आपको अपने से यहाँ पर छांटनी पड़ेंगी, अपने से वो संवाद दिया है, ठीक है, तो इसको आपको अपने से देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अभी आगे भी इसकी वीडियो बनाते रहेंगे तो हम संवाद आपके लिए लेके आ जाएंगे, संवाद की विशेषताएं क्या है, ठीक है। उसमें संवाद दिया हुआ है तो संवाद की विशेषताएं थोड़ा सा है यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ओके, राइट। चलिए तो ढूंढ लेंगे हम लोग, आगे चल के इसको ढूंढ लेंगे। तो इस तरह से ये यूनिट भी फिनिश्ड हो गई है। अब 4 भी ले लेते हैं, सेवा सदन के चरित्र को देख लेते हैं, क्योंकि सेवा सदन से 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि 3 यूनिट दिया है, 3 यूनिट में कम से कम 2 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो सेवा सदन के प्रमुख चरित्र, गौण चरित्र, स्त्री संघर्ष का प्रतीक, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है सुमन का, ठीक है, राइट, ओके। तो देख सकते हैं, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कुछ पढ़ने को मिल सकता है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रमुख चरित्र, मुख्य चरित्र क्या है, ओके। तो इसमें प्रमुख चरित्र क्या हो सकता है, सुमन का, सुमन का चरित्र इंपॉर्टेंट है ना। वो यानी उपन्यास की नायिका जो सुमन है वो भले घर की लड़की से वेश्यालय तक का सफर तय करती है, वहां से लौटकर भी अपने जीवन को सार्थक बनाती है। तो ये है कि यदि उपन्यास का कोई नायक हो सकता है तो वह सुमन या शांता का पति नहीं वरन वकील पद्म सिंह शर्मा या विट्ठल दास से अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है, ठीक है। नायक की बात यहाँ पे चल रही है। तो प्रेमचंद ने किसी नायक को गढ़ने की आकांक्षा में उपन्यास का रचना नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे उपन्यास के नायक ये हैं, सबके कारण उन्होंने बता दिए। आप ये तय कर लीजिए किसके नायक कौन हो सकते हैं, ठीक है, राइट। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि वास्तविक मूल्यांकन हो सके तो उपन्यास के मुख्य चरित्र इस प्रकार है। पहला सुमन का है, सुमन के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, उसका विवाह होता है, किस व्यक्ति से कैसे होता है, ये सभी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। फिर क्या हुआ उसके लाइफ में, जीवन में, वो लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा पद्म सिंह जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, राइट, उनके बारे में लिखना पड़ेगा क्योंकि उनका परिचय सुमन उपन्यास में सुमन की सहायता के प्रसंग में होता है, पार्क में होता है, याद है ना। और जब सुमन गंगा स्नान के बाद बगीचे में लगी बेंच पर बैठना चाहती है तो वहां पर तैनात कर्मचारी उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, यहाँ से पद्म सिंह का होता है। तो ये लिखना पड़ेगा आपको। 2 यहाँ पे मेन चरित्र याद कर लीजिएगा, मुख्य चरित्र, तीसरा विट्ठल दास, ठीक है ना। तो ये परिचय गजाधर के माध्यम से होता है। गजाधर सुमन के पद्म सिंह के घर शरण लेने पर उन्हें घूम घूम कर बदनाम करने लगता है, ठीक है। तो ये विट्ठल दास तीसरे यहाँ पे चरित्र आ जाते हैं। आप 3 भी लिख लेते हैं मुख्य में। कृष्णचंद्र तो है ही है, उसके पिता सुमन के
लेकिन 3 चरित्र जो है इसमें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इसको 3 को बस याद कर लीजिए। कहानी मैंने इसीलिए आपको पढ़ के बता दिया, गजाधर उसका पति था ही वहां पे, ठीक है, राइट, ओके। अब ऐसे क्वेश्चन भी इससे पूछेगा, गजाधर के चरित्र की विशेषताएं बताइए, तो बता पाना और कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, ओके। गौड़ चरित्र में सदन सिंह हो गया, ठीक है, राइट, ओके, जिससे उसकी बहन शांता की शादी होने वाली थी, वही सदन सिंह है ना, राइट। बाद में फिर मल्लाय बन गया था, नाव चलाने लगा था, फिर शांता से शादी भी कर लिया। दूसरी शांता हो गई, गौड़ का मतलब साइड वाले होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जो होते हैं सेकंड नंबर वाले। और फिर यहाँ पे उमानाथ हो गया, ठीक है, जो उसका मामा था शांता और सुमन का, जो लेके गया और सुमन की शादी कराई। गंगा जली उसकी माँ थी, भोली जो एक वेश्या थी, वो भी गौड़ चरित्र है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए। स्त्री संघर्ष का प्रतीक सुमन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। या तो स्त्री संघर्ष का प्रतीक बस से पूछ सकता है सुमन किस तरह से है, क्योंकि सुमन इस उपन्यास की नायिका है और उसे हिंदी उपन्यासों का पहला स्त्री व्यक्तित्व माना गया है और प्रचलित अर्थों में उसे विद्रोही कहना कठिन है और अपने मान की रक्षा के लिए जिस सीमा तक संघर्ष करती है वह किसी विद्रोह से कम नहीं है, ठीक है, राइट। तो स्त्री संघर्ष का प्रतीक जो सुमन है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है ना। व्यक्तित्व को किस तरह से आप सुमन के देख सकते हैं, तो व्यक्तित्व का उदय होता है, ठीक है, क्योंकि उसे सुंदर होने का एहसास होता है, ठीक है, लेकिन उसकी शादी फिर ऐसे घर में कर दी जाती है, फिर उसके साथ क्या होता है, यही पे आपके व्यक्तित्व का उदय यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। फिर दूसरा क्या आता है यहाँ पे, संघर्ष का मार्ग उसको अपनाना पड़ता है, उसका पति उसे घर से निकाल देता है, फिर उसे वेश्या बनना पड़ता है, उसके यहाँ जाती है, तो सभी चीजें यहाँ पर संघर्ष का मार्ग यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टोरी पढ़ लीजिएगा एक बार, स्टोरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से इसको आप लिख सकेंगे, ठीक है, ओके। मर्यादा और स्वाभिमान से भरा तेजस्वी चरित्र उसका है। सुमन में स्वाभिमान और मर्यादा अंत तक दृष्टिगत होता है, यानी दिखता है, और वह स्पष्ट शब्दों में विट्ठल दास से कहती है कि जब आपकी हिंदू जात इतनी हृदय शून्य है तो उसकी मर्यादा पालन के लिए क्यों कष्ट भोगूं, क्यों जान दूं, और जब आप मुझे अपनाने के लिए जाति को प्रेरित नहीं कर सकते तब जाति आप ही लज्जाहीन है तो मेरा क्या दोष है, ये वो कहती है। तो मर्यादा और स्वाभिमान उसमें भरा हुआ था और यहाँ सुमन का तेजस्वी चरित्र उद्घाटित हो रहा है, जो कठोर शब्दों में उस समाज व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है कि मर्यादा पालन की अपेक्षा सिर्फ एक स्त्री से ही क्यों की जाती है, पुरुष से क्यों नहीं की जाती है। और हकीकत ये है कि वेश्याओं को इस पेशे के लिए बाध्य करने का जिम्मा भी जो होता है कितना होता है, सामाजिक स्थितियां होती हैं, पुरुष होते हैं, ठीक है, जितना कि वो स्त्री खुद नहीं होती है। तो मर्यादा और स्वाभिमान से भरा तेजस्वी चरित्र उसका है, ठीक है, राइट। और सम्मान और स्वाभिमान की भूख अत्यंत प्रबल दिखती है, किसमें, सुमन में दिखती है, क्योंकि वकील पद्म सिंह से कहती है कि आप चाहे समझते हो कि आदर और सम्मान की भूख बड़े आदमियों की होती है, किंतु दीन दशा वाले प्राणियों को भी इसकी भूख अधिक होती है, भले उनके पास इसको प्राप्त करने की कोई साधन क्यों ना हो, ठीक है, राइट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन में बन सकता है। कृतज्ञता बोध, ठीक है, कृतज्ञता बोध और निर्लोभी प्रवृत्ति, यानी कि दाल मंडी के दलदल में उसे निकलने के लिए वकील पद्म सिंह प्रतिमा उसके लिए एक वृत्ति देने को तैयार है और तब उसका कृतज्ञता बोध डिस्टर्ब होता है, क्योंकि इसमें सभी चीजें नहीं है। आपकी उपन्यास तो बहुत बड़ी होती है, इसमें तो बहुत साइड में बताया गया है मेन, इसीलिए आदि, विकास और परिणत में खत्म कर दिया है इसको थोड़ा थोड़ा बता करके, ठीक है ना, राइट। इसके लिए तो जब आप नॉवेल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा सब चीजें, ठीक है, ओके। चलिए, क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, सुमन की किन्हीं 2 चारित्रिक विशेषताओं का प्रकाश डालिए, वही जो भी पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, वो सुमन की विशेषताएं हैं, चारित्रिक विशेषताएं हैं उसकी, ठीक है, राइट, ओके। चलिए अब यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं। सेवा सदन में स्त्री जीवन का प्रेमचंद ने बेहद मार्मिक ढंग से विचार किया है। वेश्या, गृहिणी, निसंतान महिला और विद्रोहिणी जैसे भिन्न भिन्न रूपों में उपन्यास में आए स्त्री चरित्रों को उन्होंने विश्लेषित किया है, ठीक है, राइट। चलिए, ओके, तो ये मुझे लगता है, हाँ चलिए, ये यहाँ पर जो है फिनिश्ड हो गया। तो इस तरह से हमने 2, 3 और 4 जो यूनिट है हमने ले लिया सेवा सदन को एक वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम कर्वला के अंतर्वस्त्र और मूल्यांकन लेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लेके आएंगे 6 और 7 यूनिट, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ की आप लोग डिमांड करते हैं, तो चलिए मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगी, व्हाट्सएप पे तो मुश्किल है, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगी, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो डाउनलोड करती ही हूँ। तो ठीक है,
राइट। और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए व्हाट्सएप टेलीग्राम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।